हेलो। अंशु, गुड इवनिंग भाई। हरेंद्र, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जीनल। ब्राइटनेस ज़्यादा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। गुड इवनिंग। तो बच्चों, आपको ऑडियो और वीडियो सही आ रही है? एक बार यस लिख दीजिए कि हम लोग आगे बढ़ें। ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं, प्लीज़ देखिए इसको। ठीक है, चलिए, मैंने बोल दिया है, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो कल लास्ट टर्न पे हम लोगों ने गॉस के बहुत सारे सिमेट्री के क्वेश्चंस किया था। अब आगे बढ़ते हैं और गॉस पे ही एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट फ्लक्स निकालने का बाय सॉलिड एंगल। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट है सॉलिड एंगल का। तो बेसिकली सॉलिड एंगल क्या है, देखिए, सॉलिड एंगल बेसिकली आप क्या बोलते हो कि किसी आर्क ने जो सेंटर पे एंगल सब्सटेंड किया है, ठीक है, वो एंगल जो है आपका क्या होता है, एक प्लानर होता है। समझ गए? किसी आर्क ने किसी सेंटर पे कोई एंगल सब्सटेंड किया होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लानर एंगल। और उनमें आप एक रिलेशन जानते हो, उनमें आपका रिलेशन ये है, प्लानर एंगल तो आप जानते हो कि मान लो आपके पास ये आर्क है ना, और इस आर्क ने कोई एंगल सब्सटेंड किया है, मान लो अपने सेंटर पे, तो ये एंगल अपना क्या है, थीटा, और ये है आर्क लेंथ एल, और ये रेडियस है। तो इन तीनों में तो रिलेशन आप जानते हो। ठीक है,
इन तीनों में आप रिलेशन जानते हो क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा, ये आप जानते हो। आर्क लेंथ है ये, और ये अपना क्या है, ये आर्क लेंथ है, और थीटा क्या है अपना, प्लानर एंगल। ठीक है। लेकिन अगर कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है, अब मान लो आपके पास क्या है, कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है, तो आप 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए क्या करते हो, 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए, तो 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए आप जो एंगल सेंटर पे सबस्टेंट होगा उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल इज बेसिकली व्हाट, इट इज द एंगल सबस्टेंडेड बाय एन स्फेरिकल सेक्शन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने यहाँ स्फेरिकल लिया है क्योंकि बेसिकली हमारे काम का जो 3 डायमेंशनल सरफेस होगा वो हम स्फेरिकल ही लेंगे, जनरल वाला नहीं लेंगे। ठीक है, जनरल भी मैं बता दूंगा क्या फॉर्मूला है, बट हम जो लेंगे वो कैसा लेंगे, स्फेरिकल कैप। जैसे यहाँ पर देखो, ये आपके पास एक, जैसे तुम लोग कैरनेटो आइसक्रीम खाते हो ना, कोन वाली आइसक्रीम, तो उस कोन वाली आइसक्रीम में क्या है कि ऊपर का जो पोर्शन है वो है ना, जो ऊपर का पोर्शन है, वो जो ऊपर का पोर्शन है वो कैसा है, स्फेरिकल है। तो पूरा का पूरा जो ऊपर का जो पोर्शन है स्फेरिकल, वो सेंटर पे जो एंगल सबस्टेंड करेगा ये वाला, ये जो स्फेरिकल कैप है, तो ये स्फेरिकल कैप ने जो एंगल यहां सबस्टेंड किया होगा सेंटर पे, इसी को आप क्या कहोगे, प्लानर। दिस इज कॉल्ड योर सॉलिड एंगल। इसको हम इस तरीके से ओम वाली साइन जो देते थे ना तुम लोग, उससे जो है हम इसे डिनोट करते हैं, कहीं कहीं ऐसे W भी लिखा रहता है। ठीक है, तो हमारा जो स्फेरिकल कैप जो एंगल सबस्टेंड करेगा 3 डायमेंशनल बॉडी सेंटर पे, उसे हम कहेंगे सॉलिड एंगल। ठीक, जैसे यहां पर देखो, यहां पर कोई स्फेयर है, इसमें से मैं कुछ पार्ट लेता हूं, कुछ इतना कैप ले लेता हूं। ठीक है, तो इतना कैप ले लोगे तो यहां पे एक कैप मिलेगा आपको, ऐसा मानते हो। तो ये जो कैप एंगल सबस्टेंड करेगा यहां पर सेंटर पे, है ना, स्फेयर के सेंटर पे जो ये कैप एंगल सबस्टेंड करेगा, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे कि इस स्फेयर के कैप ने जो एंगल सबस्टेंड किया है उसी को हम कहेंगे सॉलिड एंगल। ये ठीक है, तो ये अपना सॉलिड एंगल है। अब इसी में कोन है, ठीक है, तो कोन का प्लानर एंगल भी होगा और सॉलिड एंगल भी होगा। ठीक है, तो कोई भी 3 डायमेंशनल, जरूरी नहीं है वो स्फेरिकल कैप हो, ध्यान रखिएगा, कोई भी 3 डायमेंशनल हो, कोई भी 3 डायमेंशनल हो, कोई भी 3 डायमेंशनल हो। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो यहां पे कि कोई भी 3 डायमेंशनल है, ठीक है, सरफेस, वो स्फेरिकल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कोई भी 3 डायमेंशनल सरफेस जो अपने सेंटर पे एंगल सबस्टेंड करेगा, दैट इज योर सॉलिड एंगल। लेकिन हमारा जो कंसर्न या फोकस होगा वो कौन से 3 डायमेंशनल पे होगा, स्फेरिकल कैप पे, क्योंकि इसी को हम सॉलिड एंगल में रिलेट करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इसको देखें तो ये अपना है सॉलिड एंगल। तो अगर ये स्फेरिकल कैप, दिस इज आवर स्फेरिकल कैप, तो इतने स्फेरिकल कैप का, स्फेरिकल कैप का जो ये एंगल होगा, दिस इज आवर सॉलिड एंगल। ठीक है, और ये भी अपना इस स्फेरिकल कैप का क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल। और ये जो आप सर्कल देख रहे हो, यहां पर एक आप सर्कल भी देख रहे होगे, ये तो इसका जो ये छोटा एंगल होगा ये प्लानर एंगल है। जो कोन का अपना जो एंगल होता है, जो तुम लोगों को पता है, ये जो पढ़ते आए हो, तो ये जो अपना जो एंगल है ये होगा अपना प्लानर एंगल। ठीक है, ये प्लानर एंगल है, तो दोनों में अंतर समझिए, प्लानर एंगल। और इसी के ऊपर कोई स्फेरिकल, जो कैरनेटो कोन आइसक्रीम है आपका, उसका जो ऊपर का पोर्शन है, वो पूरे का जो अगर आप एंगल देखोगे तो वो अपना एंगल जो होगा वो क्या होगा, अरे भाई DPP 4 का 9 बता देंगे भाई, बिल्कुल बता देंगे, थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। DPP का अगर आपको सॉल्यूशन भी है फिर भी नहीं समझ में आ रहा है
तो आप बताइएगा, मैं डिस्कस कर दूंगा। जब ये चैप्टर ये वाला एक सेगमेंट एंड होगा तो आप बताइएगा, मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। एक बार आपने कह दिया, मैं समझ गया, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ये प्लानर एंगल है और ये सॉलिड एंगल, लेकिन अब इन दोनों में क्या रिलेशन है या सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है वो जानते हैं पहले। तो सॉलिड एंगल का जनरल फॉर्मूला देखिए, सॉलिड एंगल का जो जनरल फॉर्मूला है, जरूरी नहीं है कि वो स्फेरिकल कैप के लिए वैलिड हो, किसी के लिए भी बोल सकते हो, फॉर एनी थ्री डायमेंशनल सरफेस, किसी भी थ्री डायमेंशनल सरफेस के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा सॉलिड एंगल का। तो देखिए, एक हमारे पास ऐसा एक कोई भी ds एलिमेंट है जो थ्री डायमेंशनल है, उसने जो है यहां पर एक सॉलिड एंगल बनाया है do, ठीक है, डिफरेंशियल सॉलिड एंगल है। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला सॉलिड एंगल का जो होगा वो आप लिख सकते हैं जनरल, ठीक है। टोटल अगर कंप्लीट लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, या डिफरेंशियल के लिए भी लिख सकते हो। तो डिफरेंशियल के लिए अगर लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि जो अपने पास s है, ठीक है, ds है, ds का हम यहां प्रोजेक्शन लेते हैं, तो ds कैप, ठीक है, डॉट, या आप वेक्टर के फॉर्म में, चलो पहले वेक्टर के फॉर्म में लिख लो, अपॉन वेक्टर r अपॉन मॉड r, ठीक है, ds कैप डॉट। अब इस ds को आप ये बोल सकते हो कि इस ds को आप पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ds वेक्टर, या मैं इसको पहले डिफरेंशियल हटाइए, पहले नॉर्मल लिख लीजिए, जनरल जो होता है, s वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r, ठीक है, मॉड r, और ये कैप होता है यहां पे, ठीक है। तो ये अपना सॉलिड एंगल का जनरल फॉर्मूला है। इसको आप और ओपन कर सकते हैं, s डॉट r कैप को क्या लिख सकते हो, वेक्टर r अपॉन मॉड r, तो आपको फॉर्मूला मिलेगा s वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन मॉड r स्क्वायर, हो जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है किसी भी सरफेस का सॉलिड एंगल निकालने का। अब ये सीखते हैं कि ये r क्या है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहां पे ये लिया है, आप डिफरेंशियल के लिए लिखना चाहेंगे तो सब डिफरेंशियल हो जाएगा, डी ओमेगा क्या हो जाएगा, ds वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन मॉड r स्क्वायर, ऐसे आप इसके लिए भी लिख सकते हैं। तो यहां पर ये जो ds है, ये जो डिफरेंशियल एरिया लिया है जो कि थ्री डायमेंशनल है, ठीक है, वो इस तरीके से है। तो इसके सेंटर से आप यहां पर ओरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो, ठीक है, और इस एरिया का ये ds क्या है, ds वेक्टर सबको पता है, ये ds कैप है। एरिया वेक्टर आप लोगों को सिखाया है कि किसी भी थ्री डायमेंशनल का एरिया वेक्टर आउटवर्ड होता है और इसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये ऐसे इंक्लाइंड है, ऐसे नहीं है, ऐसे इंक्लाइंड है, तो इसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा। तो ds वेक्टर अगर आप लिखना चाहोगे तो ds वेक्टर क्या लिखोगे भाई, ds वेक्टर क्या लिखोगे, ds उसका मैग्नीट्यूड होगा इंटू ds कैप, यही तो लिखोगे। तो यहां पर वही चीज मैंने यहां पे दिखाया हुआ है कि ds वेक्टर जो आपके पास आ जाएगा, तो ds वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो उसका यूनिट वेक्टर बताएगा, क्लियर है, और ds उसका क्या है, मैग्नीट्यूड होगा। अब देखो, तो यहां पर ये जनरल है, चाहे आप इसको देखिए चाहे इसको, ठीक है, ये बहुत जनरल है। लेकिन इससे तुम्हें, या इसको आप अगर देख रहे हो तो इससे तुम्हें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलता है जो तुमने फ्लक्स में देखा था, ये एरिया वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। इसका मतलब तुम इसको ओपन करके लिखो मैग्नीट्यूड वाइज, तो तुम्हें क्या मिलेगा बताओ, यहां मिलेगा एस आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एस आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये मिलेगा, ठीक है। तो एस आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, एस कॉस थीटा अपॉन आर, एक आर कट जाएगा, तो एस कॉस थीटा अपॉन आर अगर बोलते हो, ठीक है, तो एस कॉस थीटा अपॉन आर जो बोल रहे हो, इसके लिए तो इसके लिए आप बोल रहे हो कि एस आर से आर कैंसिल, एस कॉस थीटा बेसिकली क्या है, इस एरिया का प्रोजेक्शन है,
देखो ये चीज अगर मैं यहां पे बनाता हूं तो ये थीटा हो जाएगा। तो इसका जब प्रोजेक्शन लोगे तो ये जो प्रोजेक्टेड पार्क होगा जो आर के परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा एरिया होगा? एस कॉस थीटा। मानते हो कि नहीं? तो एस कॉस थीटा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट करो, इसमें आर स्क्वायर, हाँ ठीक है, एस कॉस थीटा अपॉन आर, यही ले लो। आर स्क्वायर यहां पर लेना पड़ेगा, आर कैप है ना ये। आर को देख लेते हैं यहां से। तो कॉस थीटा अगर पूरे स्फेयर के लिए करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा आर क्यूब, यहाँ आर स्क्वायर होगा तभी जाके वो इंटीग्रेट होगा, अभी देख लेंगे आगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास जो आएगा, ये आर स्क्वायर करो यहाँ पे तो इधर आर क्यूब आ जाएगा, यूनिट वेक्टर लिखोगे तो। ठीक है, अभी इसको देख लेंगे, ये आर क्यूब आएगा इधर और ये आर कैंसिल होगा तो ये आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है। ये डिस्क नहीं है, ये डिस्क मत समझिए, ये डिस्क के साथ ऐसा है, देखिए ये पूरा बनाया नहीं गया, ये ऐसा है थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, ये अपना डीएस है, तो डिस्क मत समझिए। इसका जो प्रोजेक्शन होगा जो तुम लोगों ने पढ़ा है वो ये है, वही दिखाया गया है। फिर ये पूरे का जो प्रोजेक्शन है डीएस वेक्टर का वो इसके परपेंडिकुलर। तो अभी ओवरऑल आपने इस फॉर्मूले में हमें यही जानना है बस कि हमारे पास जो एस और आर वेक्टर है, यहां देखिएगा एस और आर वेक्टर जो है, अगर ये स्फेरिकल हो, ये तो जनरल है, फॉर स्फेरिकल क्या हो जाएगा, हमें जिससे मतलब है उसको सीख लेते हैं पहले। फॉर स्फेरिकल क्या हो जाएगा? तो स्फेरिकल में तुमने देखा अभी कि कोई स्फेयर बनाओगे और यहां पे कोई भी एक स्फेरिकल कैप लोगे, ठीक है, ये स्फेरिकल कैप लोगे अगर, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा भाई बताओ? एरिया वेक्टर हमेशा जो है इसका इधर ही होगा, नॉर्मल। ये तो बहुत बड़ा बनाया मैंने, अगर आप इसको ऐसे समझो कि यहां पे एक डीएस है, ठीक है, बहुत छोटा है ये डीएस, तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, डीएस कैप। और यहां से इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा इस डीएस का, आर वेक्टर, वो भी इधर ही होगा। मानते हो कि नहीं? तो आपको फायदा ये हो जाए कि अगर आप स्फेरिकल कैप लेते हैं, ये तो जनरल बताया मैंने, ये जनरल है। अगर आप, चलिए स्फेरिकल का मैं अलग से स्लाइड पे ले लेता हूं, ये यहां तक देख लीजिए, अगर कर दिया है तो आप ये चीज समझ रहे हैं कि फॉर स्फेरिकल सरफेस आप क्या बोल सकते हैं कि जो अपना एस वेक्टर जो होगा, एस कैप जो होगा, वो पैरेलल टू आर वेक्टर होगा। दिख रहा है आपको? तो जब ये पैरेलल टू आर होगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा अपना? कॉस थीटा हो जाएगा अपना 0, कॉस थीटा 0 हो जाएगा और आर से आर कैंसिल होगा। तो फॉर स्फेरिकल कैप व्हाट इज आवर सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होगा? वो हो जाएगा सीधे सीधे उसका एरिया अपॉन में आर स्क्वायर, उसका एरिया अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये अपने काम की चीज निकल के आई जो आगे हम गॉस में इसका हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मैंने बोल दिया है भाई, वेरी ब्राइट है तो वो लोग देखेंगे उस चीज को। तो आपके पास जो ये सॉलिड एंगल होगा स्फेरिकल कैप के लिए वो एस अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? मैं एक बार फिर से बता देता हूं, कोई भी 3 डायमेंशनल बॉडी यहां पे लिया, जैसे ये 3 डायमेंशनल है, इसका ये फिगर आपका ऐसा है। ठीक है, अब इस स्फेरिकल का देखिए ध्यान से, इसका जो है आप क्या कर रहे हो, इसको लोकेट कर रहे हो, ओरिजिन से आप इसको लोकेट कर रहे हो। तो ये कहां पे है? इसके सेंटर को लोकेट कर रहे हो। तो ये पोजीशन वेक्टर इसका कितना है? आर। अब इसने जो यहां सॉलिड एंगल सबटेंड किया है तो फॉर्मूला ये निकल के आया जनरल, एस वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन मॉड आर स्क्वायर। बस इसमें इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ये बहुत सिंपल है आपके लिए, क्योंकि आर कैप को आप ये लिख सकते हो, तो यहां पे आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो जाएगा। तो अब यहां तक ये फॉर्मूला, ये डिफरेंशियल के लिए है। अब मैंने कहा कि हमारे जो मतलब का है उस पे आ गए, हमें स्फेरिकल कैप से लेना देना है ज्यादातर। तो स्फेरिकल कैप में मैंने ये कहा कि कोई भी डीएस आप पकड़ोगे, यहां पे कोई डीएस पकड़ो तो यहां पे भी आपको क्या दिखेगा? इसका एरिया वेक्टर डीएस कैप इधर ही होगा
और इसका आर वेक्टर भी इधर ही होगा, मानते हो कि नहीं? कहीं पे भी आप देखो, कहीं पे भी तो किसी भी स्फेरिकल कैप में उसका जो एरिया वेक्टर होगा और उस एरिया वेक्टर जो तुमने ds लिया है उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, और जो आपने एरिया वेक्टर लोकेट किया है वो है पोजीशन वेक्टर, और उसका जो एरिया वेक्टर, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, जब वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो अपना cos थीटा 0 हो जाएगा, लेकिन ये किसके लिए होगा? स्फेरिकल कैप के लिए। तो जब वो 0 हो जाएगा तो हमारे पास स्फेरिकल कैप का फॉर्मूला बच जाएगा क्या? S/r²। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? देख लीजिए पहले, ये जनरल है, ये अभी आप नहीं भी जानोगे तो चलेगा, केवल ये जानोगे तो भी काम हो जाएगा अपना। मैंने बस एक जनरल बता दिया, इसकी कहीं जरूरत पड़ने वाली नहीं है, जरूरत इसी की पड़ेगी। ठीक है, एस कैप यहां पे मैंने ये जो मैंने लिखा है प्रोजेक्शन, ये ओपन कर दिया, डॉट प्रोडक्ट ओपन कर दिया। ठीक है, तो आर cos थीटा यहां पे 0 हुआ तो आर और आर कैंसिल हुआ, तो हमें फाइनली स्फेरिकल कैप का सॉलिड एंगल का ये फॉर्मूला मिला। क्लियर है सभी को? एरिया वेक्टर पैरेलल क्यों? एरिया वेक्टर पैरेलल नहीं है, एरिया वेक्टर और उसको लोकेट करने वाला पोजीशन वेक्टर पैरेलल है। एरिया वेक्टर और उस एरिया वेक्टर, एरिया को लोकेट करने वाला पोजीशन वेक्टर, ये दोनों पैरेलल है। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए, तो इसी में चीज और देख लीजिए, एक बार और मैं बता दे रहा हूं स्फेरिकल कैप वाला। मैंने कहा कि ये अपना स्फेयर है, इस स्फेयर में थोड़ा सा आपने ds लिया, ये मैं बहुत बड़ा दिखा रहा हूं, है ना। ds अपना क्या है? मान लो ये सब ds है, ये ds है, तो ये कोई ना कोई एंगल सबटेंड करेगा यहां पे। फिर से समझो, कोई ना कोई एंगल सबटेंड करेगा यहां पे, तो ये 3 डायमेंशनल है, तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा यहां पे, उसी को आपने क्या नाम दिया है? सॉलिड एंगल। ठीक बात है, तो उसको आपने सॉलिड एंगल नाम दिया है। तो ये जो सॉलिड एंगल है, ये ds है या s है, जो भी ले लो, मान लो आप ds ले रहे हो, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा यार? इधर ही तो होगा ds कैप, और इसको लोकेट करने वाला पोजीशन वेक्टर भी क्या होगा? इधर ही होगा। ये अपना पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर भी इधर है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ds कैप जो है वो पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर होगा। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला था वो क्या था? s cos थीटा अपॉन r², ये जनरल था किसी के लिए। तो फॉर स्फेरिकल हमारा क्या हो जाएगा? s इंटू आर, s डॉट आर था ना, तो s r cos थीटा ये था। ठीक है, अच्छा ये r हमने कैंसिल कर लिया था, वो क्यूब था, तो फाइनली यही आया था। तो हमारे पास आया था s cos थीटा अपॉन r² मैग्नीट्यूड वाइज, यही था। तो अब आपके पास cos थीटा यहां पे 0 हो जाएगा। तो सॉलिड एंगल किसी स्फेयर के लिए, स्फेरिकल कैप के लिए हमेशा अगर आपको जब चाहिए तो उसका फॉर्मूला आप बोल सकते हो s/r²। ये क्लियर है सभी को? मैंने फिर से बता दिया। s आपका जो है, जो यहां पे स्फेरिकल कैप लिया है, मैंने इसको डायग्राम में बड़ा करके भी दिखाया था। ये जो आपने कैप लिया है, देखिए ये जो कैप लिया है आपने, इसका एरिया s है, ये s है। तो इसको मैं, ये जो डॉट है इसको बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये ऐसा है। समझ गए सब लोग? यस, हमेशा होगा स्फेरिकल कैप के लिए r और s पैरेलल। ठीक है, ये सभी को क्लियर है? चलिए, तो अब आते हैं कि हम चाहते हैं कि एक सॉलिड एंगल का फॉर्मूला डिराइव करें कि रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेयर। हम किसके लिए करना चाहते हैं? स्फेयर के लिए। क्या डिराइव करना चाहते हैं? ठीक है, क्या डिराइव करना चाहते हैं कि जो स्फेरिकल कैप है वो एक कोन बनाएगा, तो उस कोन का एक प्लानर एंगल भी होगा और उसका एक सॉलिड एंगल भी होगा। तो इनमें हम क्या निकालना चाहते हैं? एक रिलेशन। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए अब इसको बनाते हैं और इसमें डिराइव करते हैं इसका स्फेरिकल कैप।
मान लीजिए मैंने एक स्फेयर लिया, ठीक है, ये स्फेयर लिया। अब इस स्फेयर में मैं आपको जो एरिया दिखाऊंगा थोड़ा बड़ा दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। हाँ, कॉस्ट, अच्छा थीटा 0 है फॉर स्फेरिकल, यस थीटा जो है अपना 0 होगा, तो कॉस थीटा अपना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये आपने लिया है कोई स्फेरिकल, तो अब इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि कोई भी अगर आप स्फेरिकल कैप ले रहे हो, आपको समझाने के लिए मैं बड़ा ले रहा हूं। मान लीजिए आपने ये स्फेरिकल कैप लिया, ऐसा, ठीक है। अब ये जो आपने इतना स्फेरिकल कैप लिया है, ये कोई ना कोई एंगल सब्सटेंड करेगा अपने सेंटर पे, तो जो ये एंगल सब्सटेंड करेगा, अब आप लोगों को पता चल चुका है कि यही अपना क्या होगा, सॉलिड एंगल। स्फेयर थोड़ा बड़ा बनाना था, चलिए ठीक है। ये जो एंगल यहां सब्सटेंड करेगा, सबको पता है वो क्या होगा, सॉलिड एंगल, और एक कोन बनेगा। अब इस कोन के दो चीज होंगी, एक इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया एक सर्कुलर होगा, जो कि कैसा एंगल बनाएगा बताइए, प्लानर एंगल। ये देखिए जो मैं यहां शेडेड करके बना रहा हूं, ठीक है, ये होगा। अब इसमें हमें दोनों में रिलेशन निकालना है, किसमें किसमें, इस स्फेरिकल कैप का जो एंगल है, ये एंगल अपना है कितना, सॉलिड एंगल, और ये जो छोटा वाला कोन है, ये जो कोन है प्लानर, ये जो एंगल बना रहा है ये है थीटा। तो इन्हीं दोनों में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, ये आर है, ठीक है। तो अब देखिए इसको और मैं क्या कर रहा हूं, यहां थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं जिससे आपको और समझ में आ जाए कैसे ये रिलेशन निकाल रहे हैं। सभी को पता है कि फॉर स्फेयर अभी आपने फॉर्मूला डिराइव किया सॉलिड एंगल का, क्या निकाला, एस अपॉन आर स्क्वायर, यही तो निकाला था। तो यहां पर अपना जो आर है वो ये है, ठीक है, सभी के लिए आर वही होगा। अब हमें ये एस क्या है, एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप। तो हम किसी भी तरीके से स्फेरिकल कैप का एरिया निकाल लें तो हमें, और उसको इस आर से डिवाइड कर दे, इसका पोजीशन वेक्टर, ये जो स्फेरिकल कैप है वो स्मॉल आर की जगह यहां क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ठीक है। तो अब इसको कैसे करें, इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करें, देखो इस स्फेरिकल कैप का एरिया कैसे निकाल रहे हैं, इसको मैं अलग से यहां डायग्राम बना के बताता हूं। मान लो आपके पास ये था स्फेरिकल कैप, ऐसा कुछ था, ठीक है। अब इस स्फेरिकल कैप का हमें एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये हटाओ, देखिए डेरिवेशन बता दे रहा हूं बट जरूरी नहीं है डेरिवेशन। आप यहां पे कैसे निकालोगे इस स्फेरिकल कैप का एरिया, एक स्फेयर है तो इसमें छोटा छोटा रिंग कट कर सकते हो, छोटा छोटा क्या कर सकते हो, एक रिंग कट करोगे और उन सभी रिंग को के एरिया को इंटीग्रेट करोगे इस, तो कहां से कहां, ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो माइनस थीटा से प्लस थीटा जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको पूरा इस स्फेरिकल कैप का क्या मिलेगा, एरिया, ठीक है। तो जैसे ये अपना स्फेरिकल कैप था, ठीक है। तो अब देखो यहां पे कैसे एलिमेंट कट कर रहे हैं, आप क्या करो, ये अपना वर्टिकल लाइन है, तो आप यहां पे क्या करो, एक रिंग कट करो ऐसे, ठीक है, और ये रिंग जो होगा यहां पर किसी थीटा पे जाके, यहां पे थीटा लिया हुआ है तो मैं फाई ले रहा हूं, फाई पे जाके डी फाई का एक डिफरेंशियल एलिमेंट लो, ठीक है। अब ये जो होगा, ये सभी लोग जानते हो कि यहां से ये रेडियस आर है, तो ये थिकनेस कितना हो जाएगा, आर डी फाई, मानते हो। अब ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट वाला, ये एक रिंग है। अब इस रिंग की बात करो, ये तुम लोगों ने किया हुआ है, ये रिंग है और ये तुम्हारा यहां पर आ गया, ये आर है और ये फाई है, बोलिए
रिंग का सामने वाला पोर्शन तुम्हें दिख रहा है और पीछे वाला तुम्हें नहीं दिख रहा है, और ये फाई है, तो ये कितना हो जाएगा इसका रेडियस, आर कॉस फाई होगा कि नहीं बताओ। तो आर कॉस फाई जो है इस रिंग का रेडियस हो जाएगा, है ना। दिस इज योर स्मॉल आर, इस रिंग का रेडियस, रेडियस ऑफ रिंग, और रिंग का आधा पोर्शन आपका क्या है, पीछे है। दिस इज डिफरेंशियल रिंग, है ना, ये रिंग है। तो अब हम रिंग का एरिया लिखना जानते हैं सभी लोग। रिंग का एरिया होता है डीए, तो आप बताइए डीए क्या लिखेंगे। डीए होगा लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट, मतलब 2 पाई आर कॉस फाई, 2 पाई आर कॉस फाई होगा, 2 पाई आर कॉस फाई, ठीक है, इंटू आर डी फाई। थिकनेस हो जाएगा, याद है मैं तुम लोगों को बताया था, लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट इंटू उसका थिकनेस। अच्छा, एक बच्चे को फॉर्मूला आता है, बहुत बढ़िया, 2 पाई आर कॉस फाई इंटू आर डी फाई। तो यहां से डीए तुम्हें मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस फाई डी फाई। मानते हो कि नहीं। ये ऐसे कई सारे रिंग को के एरिया को जोड़ते जाओगे, और वो रिंग का एरिया कहां से कहां रिंग वेरी करेगा, रिंग वेरी करेगा फ्रॉम, ये देखो ये फाई है, और ये फाई कहां से कहां वेरी कर गए, 0 से थीटा। आप बोलोगे सर माइनस थीटा से प्लस क्यों नहीं, तो माइनस थीटा से प्लस क्यों, सॉरी ये आर कॉस फाई नहीं होगा, यहां पर आपके पास ये आर है और ये फाई है, तो सॉरी ये आर साइन फाई होगा ना भाई। एरिया इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, स्मॉल आर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर साइन फाई। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पे अपने पास आएगा आर साइन फाई, तो डीए आ जाएगा 2 पाई आर साइन फाई, ठीक है, इंटू आर डी फाई, इंटू ये थिकनेस, देखो थिकनेस हो जाएगा आर डी फाई। क्लियर है। तो यहां पे आप आओगे तो डीए क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई डी फाई, ये डीए आ गया। ये क्या है, डिफरेंशियल एरिया ऑफ रिंग। ये काम तुम लोग कर चुके हो, याद करो, जब मैंने तुम लोगों को हेमिस्फेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था, तो तुम लोगों ने एक रिंग कट किया था और उस रिंग का सेंटर पे निकाल के इंटीग्रेट किया था कि नहीं। वही चीज आप पूरे हेमिस्फेयर में नहीं करके एक स्फेरिकल कैप में कर रहे हो। तो डिफरेंशियल एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आ गए। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से थीटा। क्यों 0 से थीटा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एलिमेंट है। उस समय भी बताया था तुम्हें, जितना एलिमेंट इधर है उतना ही एलिमेंट इधर है। ओरिजिन के इधर जितना मूव होगा साइमल्टेनियसली ये वाला पार्ट कवर होगा। तो जब आप ऐसे हो ना, तो इधर थीटा जितना मूव होगा ये ऑटोमेटिकली मूव होगा। तो हम इसको वेरी करा देंगे 0 से थीटा। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एस जो आएगा, एस ऑफ स्फेरिकल कैप, वो हो जाएगा डिफरेंशियल एरिया ऑफ रिंग डीए को, है ना। ये क्या है, एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप, एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप बोलो। और इसको इंटीग्रेट कर लोगे 0 से थीटा। हमने थीटा का इसका फंक्शन बना लिया है, क्या है था, 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई डी फाई, 0 से थीटा। आई थिंक यही था। देखिए 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई डी फाई, उसी को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से थीटा। तो हमारे पास एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप क्या आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई का सबको पता है माइनस कॉस फाई, है ना, और ये हो जाएगा थीटा से 0। तो एस आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, और माइनस माइनस प्लस 1 और कॉस 0 1, ठीक है। ये उल्टा है, 0 से थीटा कर दिया है, यहां पे 0 से थीटा होगा ना। जीरो से थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉस 0। क्लियर है सभी को। तो एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप कितना आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला भी
नॉट इन दिस चैप्टर, आपको हर एक चैप्टर में जो है, हर एक चैप्टर में ये काम आएगा, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप का फॉर्मूला है, ये हर जगह कहीं भी काम आ सकता है, हम लोग आगे भी देखेंगे कहां कहां काम आएगा, ठीक है। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, रिमेंबर फिर मैं बता रहा हूं फॉर स्फेरिकल कैप, ये लिख दिया है मैंने, ये केवल स्फेरिकल कैप के लिए, नहीं तो कॉस थीटा जो था वो 1 नहीं होता, ठीक है ना। तो ये स्फेरिकल कैप का है। तो व्हाट इज द सॉलिड एंगल ऑफ दिस स्फेरिकल कैप नाउ, सॉलिड एंगल ऑफ स्फेरिकल कैप, अब आप लिखने के लिए तैयार हो, क्या हो जाएगा बताओ, एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप अपॉन आर स्क्वायर, यही था ना, देख लीजिए। स्फेरिकल कैप ये रहा, इसका पोजीशन वेक्टर आ रहेगा, हाँ लिमिट 0 से थीटा होगा, वो लिख दिया है मैंने। और ये फॉर्मूला था अपना स्फेरिकल कैप का, एस अपॉन आर स्क्वायर, यही था, इसी को यूज कर रहे हैं अब। तो कर लीजिए, क्या आ जाएगा, आपने एरिया निकाल ही रखा है, वो है 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सॉलिड एंगल ऑफ स्फेरिकल कैप आ गया, जो आपके काम का फॉर्मूला है। बाकी कुछ अगर आप नहीं भी याद रखते हो तो चलेगा, बट ये याद रखिएगा, ये 2 रिजल्ट याद रखिएगा भाई। बाकी कुछ आपको नहीं आता है तो चल जाएगा एक बार को, बट ये रिजल्ट जरूर याद रखिएगा, ये 2 रिजल्ट, ठीक है। प्लेन एंगल का आर्क स्फेयर पर क्यों नहीं है, प्लेन एंगल का आर्क नहीं समझ में आ रहा है, ये अपना स्फेरिकल कैप था ये, ठीक है। और इसी को जब ऐसे जोड़ोगे तो एक ऐसे कोन बनेगा ना, तो ये कोन का ये वाला एंगल प्लानर है, और ये पूरा जो एंगल है ये पूरा अपना सॉलिड एंगल है, सिंपल है, ठीक है। हाँ 2 पाई इज योर कांस्टेंट, बिल्कुल 2 पाई कांस्टेंट है बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़े, तो अब मुझे बता दो कि ये किसी स्फेयर के एक छोटे से, आपने वहां से कुछ पैच बनाया, कुछ एक छोटा सा पार्ट आपने कट किया, एक फुटबॉल है, फुटबॉल में ब्लैक और व्हाइट पैचेस होते हैं, तो उसमें से आपने एक ब्लैक पैच पकड़ा, एक आपने ब्लैक पैच पकड़ा, और उसको उसके सेंटर पे उसने, उस ब्लैक पैच ने स्फेयर के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया होगा वो आप निकाल रहे हो, वो ये है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, जिसमें थीटा क्या है कि जो स्फेरिकल कैप है उसको फिर एक सर्कल बनाएगा नीचे, उस सर्कल का जो प्लानर एंगल है, मतलब जो सर्कल बना के कोन बनेगा, तो उस कोन का वो प्लानर एंगल है, ठीक है। आर साइन थीटा आपको नहीं समझ में आया, आर साइन थीटा तो बस ये जो लिखा है इस ट्रायंगल से लिख दिया है भाई, देखिए ये दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये फाई है, और ये अपना पूरा आर है, यही तो आर है रेडियस जो इसके पोजीशन वेक्टर को, तो ये आप ट्रायंगल से साइन रूल नहीं लगा सकते, यही तो आर साइन फाई है, इसमें क्या दिक्कत है। क्लियर है सभी को, चलिए, तो आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका है। तो हम यहां आ गए, अब मुझे ये बताओ कि पूरा स्फेयर कितना एंगल बनाएगा भाई, जल्दी से बताओ, पूरा स्फेयर का सॉलिड एंगल कितना होगा। स्फेयर के किसी छोटे से पार्ट का तो आपने बता दिया, ये जनरल फॉर्मूला है, तो पूरे स्फेयर का कितना होगा, जल्दी, पूरे स्फेयर ने अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाया होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं 360 डिग्री 360 डिग्री नहीं बनाएगा बेटा, 360 डिग्री तो एक रिंग ने बनाया है ना, रिंग बनाएगा या डिस्क बनाएगा, ये 3 डायमेंशनल स्फेयर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप देखो इधर एंगल को चेंज करो ना, देखो ये है, अभी आपने इतने के लिए बनाया था, इतने पार्ट के लिए, इसको अगर आप घुमाते जाओगे, ये फाई था,
इस थीटा को आप घुमाते जाओगे तो ये पूरा यहां पे आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, फिर इधर आएगा। तो ये थीटा पूरा कितना घूम जाए भाई, थीटा जो है अपना कितना घूम जाए, 0 to पाई। तो ये पूरा स्फेयर कंप्लीट करेगा। बोलोगे कैसे सर, ये तो आधा ही घूमा है। अरे भाई ये सिमेट्रिकल है, जैसे ये घूमेगा इधर वैसे ये इधर घूमेगा, मानते हो कि नहीं, क्योंकि इधर भी थीटा है। ये सिमेट्रिकल कैप है ना, जितना इस परपेंडिकुलर से इस तरफ है उतना इस तरफ है, ऐसा है। देखो अब इसको तुम यहां से, ये स्फेरिकल कैप है, ऊपर स्फेरिकल ये कोन बना हुआ है, इसको तुम ऐसे घुमाओगे, ठीक है, इस ये है जैसे ये घूम रहा होगा तो ये भी घूमेगा, ठीक है, ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, दोनों घूमेंगे ना, तो थीटा कितना होगा, पाई। बच्चे अभी भी 2 पाई लिख रहे हैं, मतलब वो नहीं समझ पा रहे हैं। ये इस तरीके से है, देखो ये ऐसा है, अब ये ऐसा है, इसको आप एक को घुमाओगे पाई तो दूसरा भी इधर पाई ऑटोमेटिकली घूम जाएगा और पूरा स्फेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्फेयर ने जब ये पूरा कंप्लीट स्फेयर होगा तो थीटा कितना हो जाएगा अपना, पाई हो जाएगा। प्लानर एंगल कितना हो जाएगा, पाई। तो फॉर कंप्लीट स्फेयर थीटा जो होगा वो पाई होगा। तो थीटा जब पाई होगा तो इसका जो स्फेयर के लिए सॉलिड एंगल होगा, नॉट फॉर स्फेरिकल कैप, कंप्लीट स्फेयर के लिए कितना हो जाएगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई। कॉस पाई -1 होता है, मतलब 4 पाई। ठीक है, तो कंप्लीट स्फेयर जो है के सेंटर पे जो सॉलिड एंगल होगा सबटेंड करेगा, वो कितना करेगा, 4 पाई करेगा। ठीक है, कंप्लीट स्फेयर जो है कितना करेगा, 4 पाई। स्टेरिडियन उसकी यूनिट होती है, बिल्कुल वो लिखा था मैंने स्लाइड में, तो स्टेरिडियन उसकी यूनिट होगी। ठीक है, चलिए, लेकिन हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, फालतू में क्यों पढ़ रहे हैं? हमारा पढ़ने का जो मेन पर्पस है, सर ये थीटा L/R वाला है ना, हाँ बिल्कुल, ये जो थीटा है प्लानर है, ये प्लानर एंगल ही है, तो वो तो L/R वाला ही है, बिल्कुल प्लानर एंगल ही है। तो हमने अभी एक रिलेशन बिल्डअप किया, सॉलिड एंगल और प्लानर एंगल, किसके लिए किया, फॉर स्फेरिकल कैप के लिए केवल किया। ठीक है, अब देखिए हमने ये जो पढ़ा इसको रिलेट करते हैं, किससे रिलेट करेंगे, इसको रिलेट करेंगे हम लोग फ्लक्स से। जैसे कि फ्लक्स थ्रू एनी स्फेरिकल कैप। ठीक है, फ्लक्स थ्रू एनी स्फेरिकल कैप। मान लो हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, मैं एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, ये अपना गॉसियन सरफेस है। ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस में मैंने इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया है +Q। ठीक है, और इसे मैं क्या ट्रीट कर रहा हूं, गॉसियन सरफेस। ध्यान से सुनना, तो गॉसियन सरफेस अगर यह है, तो अब आप मुझे बताओ कि इस पे फ्लक्स कितना पास होगा इस पूरे स्फेयर से। गॉसियन सरफेस स्फेयर है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फेयर क्या होगा, बताओ। फ्लक्स थ्रू द स्फेयर ये सभी बच्चे जानते हैं कि भाई ये होगा Q/ε0, मानते हो कि नहीं, ये सब आप कर चुके हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो यहां से, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो इस पॉइंट चार्ज से वो ऐसे हो रही होंगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब जगह से पास हो रही हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूं ये पूरे स्फेयर से ही पास हो रही होंगी और इसको पेनिट्रेट कर रही होंगी, और यहां से फ्लक्स का हमें क्या मिल रहा होगा, कंट्रीब्यूशन मिल रहा होगा। ठीक बात है। ठीक है, तो ये आपका फ्लक्स लिंकेज जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कंप्लीट का नहीं पूछता हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मुझे इस स्फेयर के टोटल फ्लक्स से मतलब नहीं है, मुझे इसके एक पैच में, जो मैंने फुटबॉल बताया था,
तो वहां पे उस फुटबॉल के अंदर एक सेंटर पे चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर जगह से उस स्फेयर को पेनिट्रेट करके बाहर निकल रही हैं, ठीक है। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि जो अपना जो एक ब्लैक पैच पकड़े हो, केवल वहां से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, केवल वहां से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। मतलब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मैं चाहता हूं कि अब मुझे केवल इतने से चाहिए, ये स्फेरिकल कैप जो मैंने बनाया, ये यहां से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। पूरे गॉसियन सरफेस से तो आपको आता है, गॉस लॉ लगा दिया आपने फट से, लेकिन मेरा आपसे कहना है कि हम चाहते हैं कि फ्लक्स फाई थ्रू दिस स्फेरिकल कैप चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए ही मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बनाया है, स्फेरिकल कैप, ये हमें निकालना है। फ्लक्स थ्रू द स्फेयर तो आपको आता है, लेकिन इस स्फेयर में से थोड़ा सा अगर हमारे पास एक थोड़ा सा एक पैच लेते हैं, उस पैच से कितनी फील्ड, भाई फील्ड लाइंस तो पूरी पेनिट्रेट हो गई यहां से जो निकली, तो उसके लिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। लेकिन अब इसमें से केवल कुछ ही लाइंस होंगी जो इस स्फेरिकल कैप को पेनिट्रेट करके जा रही होंगी, ठीक है। तो अब उसका फ्लक्स चाहिए हमें। अब ये कितना चैलेंजिंग काम है उसका फ्लक्स निकालना। लेकिन अगर हमें सॉलिड एंगल आता है, हमें पता है कि ये 3 डायमेंशनल है, इसका सॉलिड एंगल यहां पर जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, और पूरे का सॉलिड एंगल आप सभी को पता है कितना है, पूरे का सॉलिड एंगल ऑफ स्फेयर कितना है सभी को पता है, कितना है 4 पाई, ठीक। तो अब देखिए इसका एडवांटेज क्या लेते हैं। इसका एडवांटेज ये लेंगे कि अगर हमें पता है कि 4 पाई सॉलिड एंगल से फ्लक्स पास होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फ्लक्स पासिंग पर यूनिट सॉलिड एंगल कितना होगा वो निकाल लें, और फिर इस स्फेरिकल कैप के सॉलिड एंगल से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें यह पता चल जाएगा कि इतने स्फेरिकल कैप से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो हम एक क्या टर्म डिफाइन करेंगे, फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट सॉलिड एंगल क्या होगा बताओ। पूरे स्फेयर में टोटल फ्लक्स इतना है और उसका टोटल सॉलिड एंगल है 4 पाई, तो क्या लिखेंगे, सॉलिड एंगल ऑफ कंप्लीट स्फेयर, फ्लक्स ऑफ द कंप्लीट स्फेयर, टोटल फ्लक्स अपॉन टोटल सॉलिड एंगल, यही तो बोलोगे। तो टोटल फ्लक्स कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसका पूरा टोटल फ्लक्स है जो वो पूरे स्फेयर से है, तो उसका सॉलिड एंगल कितना है 4 पाई, तो 4 पाई से हमने डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या मिल गया भाई, फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल मिल गया। मानते हो कि नहीं, हमें क्या मिल गया, फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल मिल गया। चलिए, तो अब हम चाहते हैं कि फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल कैप हैविंग सॉलिड एंगल दिस वन, क्या हो जाएगा बताओ। हमें अगर पर यूनिट वाली चीज पता है, हमें पर यूनिट पता है कि भाई पर यूनिट सॉलिड एंगल इतना फ्लक्स है, तो इतने सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स पास होगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सॉलिड एंगल, ये किसका सॉलिड एंगल है, ऑफ स्फेरिकल कैप। बोलो भाई, मानते हो कि नहीं। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, इस सॉलिड एंगल ऑफ स्फेरिकल कैप तो आपको आता है, इसका प्लानर एंगल थीटा है, ठीक है, प्लानर एंगल थीटा है। तो हमने अभी पढ़ा था सॉलिड एंगल ऑफ स्फेरिकल कैप का फॉर्मूला विथ प्लानर एंगल। अगर उसका प्लानर एंगल थीटा है, क्या पढ़ा था अभी, डिराइव किया 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, किया था या नहीं, अभी उसी को यूज करेंगे। इसीलिए मैंने इतनी मेहनत की, बस इतनी चीज बताने के लिए। हाँ, यूनिटरी मेथड ही लगाया है। तो यहां पे आएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, तो यह आएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल कैप। तो आपको इतनी मेहनत मैंने बस कराई है केवल ये अपने काम की चीज को निकालने के लिए। तो ये भाई बाकी चीजें भूल जाना, बट ये मत भूलना, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। कि किसी स्फेरिकल कैप से जो सॉलिड फ्लक्स पास होगा
वो कितना होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर Q इज द चार्ज इनक्लोज। क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? और जो दो काम की चीज है आपको वो भी ध्यान रखनी है, आगे काम आएगी, हो सकता है रे ऑप्टिक्स में उस फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाए, है ना। कौन सा बताया था, सॉलिड एंगल और प्लानर एंगल में क्या रिलेशन, है ना, बताया था। और एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप भी हमने उसको इंटीग्रेट करके निकाला। चलिए, अब ये जो हमें फॉर्मूला मिला इस स्फेरिकल कैप का, ठीक है, इसको हम फ्लक्स, कोई बहुत टफ क्वेश्चन में फ्लक्स निकालने में कैसे यूज करेंगे वो देखिए। जैसे मान लीजिए अब आपके पास क्वेश्चन आया कुछ ऐसा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन यूजिंग सॉलिड एंगल। अब हमें क्या करना है, इस फ्लक्स थ्रू द डिस्क निकालना है, फ्लक्स थ्रू द डिस्क निकालना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, और बाकी आपको सॉलिड एंगल नहीं आता तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, फिर हमें उसको बहुत मेहनत करना होगा इंटीग्रेट करके, ठीक है। तो पहले तो जो हमने सीखा है उसका फायदा उठाएंगे। देखिए ये बेसिकली क्या है, एक डिस्क है, ठीक बात है। अब आप ये बताओ मुझे, इस चीज को मैं यहां समझा रहा हूं, देखिएगा कि इसमें सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। मान लीजिए ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये गया, ठीक है, मैं यहां बना देता हूं। ये दिख रहा है तुम लोगों को, दिख रहा है आई थिंक, हाँ दिख रहा है। तो अब आप देखो कि मान लो मैं आपको बोलूं कि यहां पे एक चार्ज है Q, ठीक है, इसके सेंटर पे स्फेयर है, ठीक है। अब देखो बिना सॉलिड एंगल के भी होगा भाई क्वेश्चन, बिल्कुल थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और कोई बात नहीं है। तो अभी तुमने देखा कि यहां से जो है फील्ड लाइंस निकलेंगी, नो डाउट, है ना, फील्ड लाइंस निकलेंगी आपकी, और फील्ड लाइंस ऐसी निकलेंगी कुछ, ठीक है। अब आप ये बताओ कि इसमें से मैं इतना पार्ट ले लूं, केवल ध्यान से देखिएगा, केवल इतना पार्ट ले लेता हूं, और इस पार्ट में ये 3 डायमेंशनल है, तो आपको दिख रहा है यहां पे कि एक कोन बन रहा है, ठीक है, और ये जो है स्फेरिकल कैप बन रहा है, बन रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। अब इसमें से आप इसका जो प्रोजेक्शन लोगे तो ये क्या होगा, एक डिस्क होगा कि नहीं होगा। ये जो आपने लिया है इसी को आप ऐसे बना सकते हो कि नहीं, इसी को डॉटेड करके एक पूरा एक स्फेयर मान सकते थे ऐसे, ठीक है, इसको पूरा आप क्या मान सकते थे, एक स्फेयर मान सकते थे, ये स्फेयर का पार्ट है। अब ये जो स्फेयर का पार्ट है तो पूरे स्फेयर, इसका जो सॉलिड एंगल होगा, इसका जो सॉलिड एंगल होगा इस स्फेयर का, ये जो स्फेरिकल सेक्शन है इसका जो सॉलिड एंगल होगा, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा बताओ, एस कॉस थीटा जो आप लेते थे, ये प्रोजेक्शन, यहां पे एक आप डिस्क भी बना सकते हैं, ठीक है, इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो ऐसा एक डिस्क ही तो होगा, ये यही चीज तो बना रहा हूं मैं, देखिए यही चीज तो बना रहा हूं, समझ गए सब लोग। तो जो भी आपके पास यहां से आएगा, इस पूरे स्फेरिकल कैप का जो सॉलिड एंगल होगा वही इसका होगा। तो मैं इसको आपको यहां बना के दिखाऊं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। मैं ये कह रहा हूं, ये डिस्क है और ये ऐसा है, तो इसके लिए ये पार्ट, तो यहां से ये अपना Q है।
तो आप क्या मान के चल रहे हो कि ये क्यू जो है एक तरीके से क्या है, ये आर रेडियस, डी रेडियस का आप एक स्फेयर मान सकते हो कि नहीं इसको, कि ये डी रेडियस के स्फेयर में पड़ा हुआ है, ऐसे एक डी रेडियस के स्फेयर में पड़ा हुआ है, बोलो। तो यहां से ये जो सॉलिड एंगल बना रहा होगा ये स्फेरिकल कैप, तो इसी का फ्लक्स तो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप इसी से आप इसका जो है फ्लक्स बना सकते हो, और तुरंत आप 2 लाइन में इसका आंसर देने वाले हो कि इसका जो सॉलिड एंगल होगा इसका ऐसा होगा। ये पूरा जो है अपना ये जो सॉलिड एंगल होगा और ये इसका प्लानर एंगल होगा, थीटा, मानते हो। तो हमारा जो प्लानर एंगल है, तो सॉलिड एंगल इसका जो आएगा ये मैं हटा रहा हूं, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास फ्लक्स आएगा यहां से कंट्रीब्यूशन आप एक लाइन में लिखने वाले हो, क्या लिखने वाले हो, इस सॉलिड एंगल से फ्लक्स थ्रू दिस सॉलिड एंगल, वो हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। Q, अब ये तो कंफ्यूज नहीं है तुम लोगों के, सर ये तो अभी इंक्लोज नहीं है, मैंने क्या बोला, आप ये इमेजिन करिए कि ये पूरा इंक्लोज है और ये स्फेयर है, तो पूरे स्फेयर से कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इतने स्फेरिकल पार्ट से कितना होगा, ये जो स्फेरिकल पार्ट आपको दिख रहा है ना, तो ये जो स्फेरिकल पार्ट आपको दिख रहा है, तो इस स्फेरिकल पार्ट से कितना हो जाएगा, तो इस स्फेरिकल पार्ट से जो होगा वो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे रहे हो, कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हो, एबीसी से। तो इन ट्रायंगल एबीसी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो d अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप इसका रिजल्ट देने वाले हो फ्लक्स थ्रू द डिस्क Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब d अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा जो आपने तुरंत बता दिया, ठीक है। जो डिस्क से डिस्क जिस स्फेरिकल कैप का प्रोजेक्शन है, फिर सुनिए, ये डिस्क जो है, ये डिस्क इस स्फेरिकल कैप का प्रोजेक्शन है ना, तो जो इसका सॉलिड एंगल होगा वही इसका होगा, डिस्क का। तो यहां से अब आप बोल सकते हो कि हमारे पास जो फ्लक्स थ्रू द डिस्क है वो डायरेक्ट ये आया, ठीक है। एस डॉट ई से करना चाहते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, देखिए कैसे बता दे रहा हूं। आप ये कर सकते थे, अगर जिसको सॉलिड एंगल नहीं लगाना था वो ये कर सकता था कि ये अपनी डिस्क है, ठीक है, ये अपनी डिस्क है, देखिए। अब आप क्या करते, ये यहां पे रखा है चार्ज, क्यू चार्ज, तो आपको पता है कि यहां से जो फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे जा रही होंगी, एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी, ऐसे पेनिट्रेट कर रही होंगी इसको, देखो, मानते हो कि नहीं। तो ये फील्ड लाइंस पेनिट्रेट कर रही होंगी, लेकिन अब आपको पता है कि यहां पर जो पॉइंट चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल होती है। तो यहां पे जो ई डॉट डी एस है उसमें ई कांस्टेंट नहीं मिलेगा तुम्हें, इस मेथड से अगर देखोगे तो ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज सबको पता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर मैं, ये सेंटर है, यहां पर आ जाऊं मान लो, तो यहां पे ये डिस्टेंस अलग होगा, यहां चला जाऊं तो डिस्टेंस यहां से क्यू चार्ज का अलग होगा, यहां पे अलग होगा, यहां अलग होगा। तो हर जगह पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पूरी यहां से यहां तक वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर वेरिएबल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेट। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आप आर डिस्टेंस पे जाके एक डी आर थिकनेस का ऐसे एक रिंग कट करोगे,
ठीक है। ऐसे आपने एक r डिस्टेंस पे जाके एक dr थिकनेस का क्या कट कर लिया, रिंग कट कर लिया। अब ये dr है, बहुत स्मॉल थिकनेस है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, पॉइंट चार्ज से रेडियली जाती है, ऐसे जा रही होगी, है ना, ऐसे सभी जगह से जा रही होगी। अब मान लीजिए आप ये बोलते हो कि ये थीटा है, ठीक है, तो आप मुझे बताओगे कि जो रिंग है, ये रिंग है, जो मेरा ये पाम है, ये रिंग है, देखो ध्यान से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट इसको पेनिट्रेट करेगा और कौन सा कंपोनेंट इसके पैरेलल हो जाएगा, बताओ। ये ऐसे जा रही है तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा, है ना, जो इसके परपेंडिकुलर होगा, इस रिंग के जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा, दैट ओनली पेनिट्रेट द थिकनेस ऑफ दिस रिंग, मानते हो कि नहीं। और बाकी ये जो ये वाला है वो तो इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहां पर आपको इसका क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना होगा। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो मैं यहां बना दूं तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं। तो ये अपना जो है वो है E, यही तो था E, और ये तुमने थीटा लिया था। तो ये बताओ ये क्या होगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो इधर आएगा अपने पास E cos थीटा और ये आ जाएगा E sin थीटा, मानते हो कि नहीं। अब जो इतने थिकनेस का ये जो रिंग देख रहे हो आप, ये जो रिंग देख रहे हो इसकी इतनी थिकनेस है ये वाली, इसको कौन पेनिट्रेट कर रहा है, कौन सा कंपोनेंट पेनिट्रेट कर रहा है भाई, बताओ। इस रिंग के कौन सा कंपोनेंट इसको पेनिट्रेट कर रहा है, E cos थीटा। इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा, E sin थीटा, तो इसके पैरेलल हो जाएगा, मानते हो कि नहीं। तो E cos थीटा इसको पेनिट्रेट कर रहा है, तो कायदे से मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए, D, है ना, डिफरेंशियल है ना, तो हम इसको यहां पे क्या लिखेंगे, ये E cos थीटा है। तो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू दिस रिंग, डी फाई। फंक्शन कैसे बनाओगे, देखो डी फाई क्या लिखोगे, E cos थीटा, ठीक है, इंटू DA, यही तो बोलोगे। और DA क्या है, DA अभी अभी बताया आपको, एरिया ऑफ रिंग, है ना, रिंग का जो रिंग है आपकी उसका ये एरिया होगा, वो कितना हो जाएगा बताओ। ये आपके पास अगर D दिया हुआ था, ये स्मॉल r है, ठीक है, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, DA क्या लिख सकते हो, 2 पाई r, है ना, ये पूरा सर्कम ये होगा इंटू डी आर, ये थिकनेस हो जाएगा 2 पाई r इंटू डी आर, मानते हो कि नहीं। और cos थीटा को क्या लिख सकते हो इस ट्रायंगल से, ये अगर आपके पास D है, ये R है, ये R है, और ये कितना होगा, D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो cos थीटा को क्या लिख दोगे, हम R में फंक्शन बनाएंगे, तो cos थीटा हो जाएगा D अपॉन अंडर रूट D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहां से आपके पास आ जाएगा DA 2 पाई, DA तो लिख दिया तुमने, cos थीटा बस लिख लो। अब शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे, फंक्शन बन चुका है आपका डी फाई का। ई क्या लिखोगे, पॉइंट चार्ज का फील्ड है ये, पॉइंट चार्ज का फील्ड ई कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस, ये है चार्ज, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मानते हो कि नहीं। तो ये हो जाएगा, तो यहां से आप लिख सकते हो ई इंटू कॉस थीटा, तो ई आपके पास आ जाएगा, ई आ जाएगा के क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हुआ ई। कॉस थीटा कितना हुआ, डी अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक, इंटू डी ए कितना होगा 2 पाई आर डी आर। इसी को आपको, ऐसे कई सारे रिंग होंगे, सबका आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कितना लंबा मेथड है, और आपने इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से, तो सिलेबस में नहीं होने के बावजूद भी इसीलिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क का फॉर्मूला क्यों लगाओगे यार, कुछ भी लिख देते हो भाई दीपक, हाँ कुछ भी लिख देते हो बिना सर पैर के यार, बड़ा अजीब लगता है। डिस्क का फॉर्मूला क्या क्यों लगाओगे, यहां पॉइंट चार्ज है,
तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे या डिस्क, कहाँ है डिस्क यहाँ पे, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पेनिट्रेट हो रही है ना इस डिस्क से, इस डिस्क पे थोड़े ना चार्ज है, ये डिस्क तो न्यूट्रल है, इस पे जो है आप जो है पेनिट्रेट कर रहे हो, तो कुछ भी मत लिखा करो भाई दीपक, ठीक है। बहुत हर्ट होता है टीचर ये हर्ट होता है कि उसने इतनी मेहनत करके ये आपको सिखाया है, उसके बाद आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि किसकी लाइंस जो है किसको पेनिट्रेट कर रही हैं। ये अभी जो है बैटरी रिक्शा वाला जो बाहर होगा ना, उसको बुला के मैं एक बार समझाऊंगा तो समझ जाएगा कि अच्छा चार्ज तो यहां पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पॉजिटिव चार्ज से निकल के इस डिस्क को पेनिट्रेट कर रही है। आप बता रहे हो कि सर हम डिस्क का ये लिख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं क्या? बोर्ड वोर्ड में कुछ नहीं आएगा भाई, ये सब कहां बोर्ड में ये सब आना है, मत परेशान हो, बोर्ड वोर्ड में ये सब नहीं आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा बेटा ये सब कोई भी चीज। समझ गए सब लोग? चलिए, तो d5 हो गया अपने पास। अब इसे तो कर सकते हो, जीरो से कैपिटल आर इंटीग्रेट कर दोगे, ये जीरो से टोटल फ्लक्स, और ये वही रिंग वाला इंटीग्रेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। देखिए इसका फाइनल जो फंक्शन बनेगा वो ये बनेगा, के क्यूब इंटू के को आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख दो तो और छोटा कर सकते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा अपने पास, के को क्या लिख सकते हो, फाई क्या हो जाएगा, के को लिख सकते हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं मैं, डी, इन दोनों को करोगे तो कितना होगा, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। और इधर हो जाएगा क्यू डी, एक डी ऊपर है, और इधर हो जाएगा 2πr/dr, ठीक है। ये मैं जीरो से आर, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, मैं सॉलिड एंगल बता चुका हूं, उसी से सभी बच्चे करना प्रेफर करेंगे। तो यहां से आपके पास ये 2π से 4π कैंसिल होगा, किसी ने पूछा तो मैंने बता दिया। तो फाई आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू डी, ये 4π से ये कैंसिल करोगे तो यहां 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और इधर क्या हो जाएगा r/dr, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये बहुत सिंपल फंक्शन है, क्या करोगे, पुट वही करोगे, ये सब आप जानते हो, डी स्क्वायर प्लस, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, को टी पुट कर लोगे, ये मैंने करा रखा हुआ है आपको डिस्क वाले में, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी पुट करो तो यहां dt/2 आएगा और यहां t की पावर 3/2 आएगा। समझ गए होंगे सभी बच्चे। तो ये अनदर मेथड है जो कि एक लेंदी मेथड है। क्लियर है सभी बच्चों को? थोड़ा सा इंटीग्रेट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा इंटीग्रेट करके देख लीजिए, थोड़ा मेहनत करिए, सब्स्टिट्यूशन करिए, और यहां पे dt/2 करिए, t की पावर 3/2 करिए, देखिए क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी करो। कर लीजिए, नोट करना है जिसको कर लीजिए। हो गया, मैच कर लिया रिजल्ट सभी ने, वही आ रहा है अनुज, चलो बहुत बढ़िया।
देखिए कुछ बच्चे करते भी हैं चीजों को, है ना, कुछ बच्चे जो है अगर उनको टाइम दिया जाता है तो करते हैं। यही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग जो है मेरे साथ ये सब करिए। कब करेंगे, कहाँ टाइम है प्रैक्टिस का, क्लास में सब लोग मेरे साथ करिए जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करें। सबका मैच कर गया भाई रिजल्ट? चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करके दिखा दो आप फटाफट, आंसर बोलना है तुम्हें, केवल जल्दी बोलना। जल्दी इसका आंसर बताओ। अब यहां पे डिस्क है, यहां इस साइड प्लस क्यू रखा है, इस साइड माइनस क्यू रखा है। सॉलिड एंगल से करना, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी भी बच्चों के वेरिएबल आंसर आ रहे हैं, सी डी सी डी। कर देंगे भाई कान्हा जी, हम तो करेंगे ही। थोड़ा आप भी करिए पहले, तो करने के लिए ही खड़े हुए हैं। इतना बताने के बाद एक्सपेक्टेड है कि बच्चे आंसर दे सकते हैं, लेकिन अभी भी आंसर सी डी में फ्लक्चुएट हो रहा है। लेकिन मोस्टली बच्चे डी बोल रहे हैं, एक बच्चा जो है ए भी बोल रहा है। चलिए लगभग ट्राई कर लिया बच्चों ने। तुम लोग ट्राई करके बताते हो या फिर वो आंख बंद करके जय माता दी करते हो? संतोषी माँ का व्रत कर रहे हो क्या तुम लोग शुक्रवार को, कि गोला सही भर पाएंगे आंख बंद करके? चलो देखो इधर, ये आपके पास क्या होगा, ये प्लस क्यू है, इसका तो अभी किया तुम लोगों ने, है ना। प्लस क्यू के वजह से पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो फ्लक्स होगा प्लस क्यू के वजह से वो इधर ही पेनिट्रेट करेगा। देखो करेगा कि नहीं बताओ। और यहां माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू का क्या मतलब हुआ भाई, कि यहां से फील्ड लाइंस ऐसे आ रही होंगी, तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, अपोजिट नहीं होंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? दोनों के लिए आप क्या देख रहे हो, दोनों के लिए डिस्क से फ्लक्स जो है आउट गोइंग है, देख पा रहे हो? ये देख पा रहे हो तुम लोग कि दोनों के लिए जो फ्लक्स अपना है वो आउट गोइंग है, फ्लक्स पेनिट्रेट करके बाहर को ही जा रहा है। ये देख पा रहे हो कि नहीं? पहले ये समझो, बहुत बच्चे ये नहीं समझ पाए होंगे। तो इसका मतलब हम किसी एक के वजह से निकाल लें, जो इसका सॉलिड एंगल होगा, जो इसके वजह से सॉलिड एंगल होगा वही सॉलिड एंगल इसके वजह से होगा। ठीक बात? तो इसके वजह से जो होगा वही इसके वजह से, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हमारा जो है आंसर जो होगा फ्लक्स टोटल, वो क्या लिखने वाले हो, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। इस ट्रायंगल से कॉस थीटा आप निकालने वाले हो। इस ट्रायंगल से कॉस थीटा क्या आ जाएगा बताओ? यही तो आएगा, ये L है ये R है, यहां से क्या आएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, होगा कि नहीं? और ये होगा थीटा, तो कॉस थीटा लिख लो। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, हो गया। लेकिन ये एक के लिए है, दूसरे के लिए भी इतना ही होगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो आपको टोटल फ्लक्स के लिए ट्वाइस करना चाहिए था। तो यहां से आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, तो ये सभी बच्चों से एक्सपेक्टेड था कि इसका आंसर बताते, लेकिन अभी भी बहुत बच्चे जो है अलग अलग आंसर दे रहे थे। ठीक है, लेकिन अच्छा ये थोड़ा इन्होंने बाय मिस्टेक यहाँ 1 लिख दिया है, शायद आप लोग मिस्टेक समझ गए होंगे। ये 1 के जगह क्या होगा, L होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। 1 माइनस L अपॉन अंडर रूट
अच्छा नहीं, सही है भाई, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, सही दिया है, सिंप्लीफाई करो आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो आ जाएगा। कैसे? फाई टोटल क्या लिख सकते हो, Q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस L है, यहां से आप क्या करो L कॉमन ले लो, तो L बाहर निकल कर आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ कि नहीं, तो ये थोड़ा सा और ट्विस्ट करके घुमाया है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये आंसर होगा भाई। तो बहुत बच्चों का आंसर जो है सही आया था, उन्होंने डी बताया था बहुत बच्चों ने, ठीक है, तो बहुत बच्चों ने डी बताया था। ये बताओ कि इतना ही यहां पॉजिटिव होता, इतना ही यहां पॉजिटिव होता या दोनों अपोजिट साइड के चार्जेस सेम नेचर के होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, क्या आंसर होता बताइए, क्या आंसर मिलेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या आंसर मिलेगा? 0, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कैंसिल आउट कर देते। देखो भाई कुछ बच्चे सीट, अगर अभी सीट में जुट तो नहीं गए हो तुम लोग, अगर सीट अगर करना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया गया है उसी का अभी करना, क्योंकि वो पूरे जम्बलिंग है। अगली बार से आपको सीट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मैं ले आऊंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन सीक्वेंसिंग कर दूंगा जिससे तुम्हें सही हो जाए, ठीक है। इसीलिए कोई बच्चा अगर सीट सॉल्व कर रहा है, अभी अगर सॉल्व कर रहा है तो फिर वो ढूंढ के ही करना है ना, जैसे फ्लक्स का क्वेश्चन दिखे तब करना, ठीक है, जैसे तुम्हें फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिखे तब करना। मैं तुम लोग को बता दूंगा, हाँ ये बेटर रहेगा, सही कह रहा हो कि मैं सीट में ये फ्लक्स वाला पार्ट खत्म होगा, पोटेंशियल और पोटेंशियल पे जाएंगे, तो ये जो सेगमेंट एक पार्ट हमारा खत्म होगा फील्ड वाला, तो उसके क्वेश्चन मैं सीट में तुम लोग को टिक करा दूंगा और फिर उसके क्वेश्चंस डाउट पे भी ले लूंगा, ये सही रहेगा, ऐसा ही करेंगे, ठीक है, ये ठीक रहेगा ना भाई? चलिए ठीक है, यही करूंगा फिर। सीट में होमवर्क आपको तब दूंगा मैं जब ये पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, 1-2 लेक्चर के बाद। अरे यार कौन है ये, डेली डीपीपी मिल नहीं रही है तुम्हें? अभी आज ज्वाइन किए हो क्या? डेली 8-10 क्वेश्चन की टॉपिक वाइज डीपीपी मिल रही है, प्लीज ये सब ये रिपीटेड चीजें मत पूछा करो बेटा, ठीक है। आपको डीपीपी मिल रही है भाई, जाके देखो तो। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग फट से चिपकाइए, वैसे ही है, कुछ नया नहीं है, फिर भी कर दो। नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैं चाहूंगा करिए, आप इसको जल्दी करिए। पहले में इनकमिंग हुआ तो दूसरे में रिसी आउट गोइंग कैसे हुआ भाई? दोनों में आउट गोइंग है, अभी यही चीज समझाया अलग से डायग्राम बना के, ध्यान नहीं देते हो। ये प्लस क्यू चार्ज था, इधर से चार्ज गया तो इधर भी आपके पास क्या हुआ, ये बाहर जा रहा है, और यहां माइनस क्यू चार्ज है ना, देखिए, तो यहां से फील्ड लाइंस इधर आ रही हैं, तो इसके बाद भी क्या हो रहा है, फ्लक्स, इस फ्लक्स क्या हो रहा है, इधर ही को पेनिट्रेट कर रहा है ना, दोनों की डायरेक्शन तो सेम है ना। एरिया वेक्टर लोगे, अगर आप एरिया वेक्टर जो लोगे इधर, इसके लिए भी इधर लोगे, तो इन दोनों के एरिया वेक्टर का ई से जो वेक्टर होगा वो दोनों का एंगल सेम होगा ना, तो कैंसिल कहां करेंगे? चलिए इसको करिए जल्दी से, ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है, उस पे उसके सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, सिलेंड्रिकल सेल है। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, पढ़िए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपसे कहां का पूछा है, कर्व सरफेस से पूछा है। यहां कितने सरफेसेस हैं भाई, कितने सरफेसेस हैं? 2 सर्कुलर, 2 फ्लैट सरफेस है, क्लोज सिलेंडर है, 2 फ्लैट है, और एक अपने पास कर्व है, तब जाके ये इंक्लोज हुआ ना, ये ढक्कन बंद है, सिलेंडर का ढक्कन बंद है भाई, ओपन नहीं है, 2 ढक्कन बंद है, और इधर एक कर्व है, तो जो
कैप है, सर्कुलर कैप है, वो एक फ्लैट सरफेस हुआ और ये कर्व सरफेस। तो आपसे कहां का पूछा गया है? कर्व सरफेस का पूछा गया है। क्या करेंगे आप? इसके भी दो तरीके हैं, इंटीग्रेट करके भी होगा रिंग कट करके, और एक डायरेक्ट होगा चुटकियों में सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट से जो आज आपने पढ़ा है। आंसर क्या आ रहा है? 3BA1। सभी के अलग अलग आ रहे हैं। फिर से थोड़ा ट्राई करिए तमीज से। बी ऑप्शन आएगा। बहुत बच्चों के बी आ रहे हैं, बहुत के सी भी आ रहे हैं। तुम लोग सीरियसली ट्राई नहीं करते हो क्या? ABCD खेलते हो? ट्राई करो बेटा, ट्राई करो। साथ में अगर नहीं सीखोगे तो दिक्कत होगी। देखो अब इसका चालाकी क्या है, अब सुनो ध्यान से। चलो हो गया, तुम लोगों ने कर लिया ट्राई, दिख गया मुझे। चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये बंद है, ये बंद है और ये बंद है। तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सिलेंडर? ये तो बता पाओगे? क्या होगा बताओ? अब ये गॉसियन सरफेस की तरह ट्रीट होगा, क्लोज है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मानते हो कि नहीं? बाय गॉस लॉ। अच्छा, अब ये इसमें कौन कौन लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है फाई ऑफ फ्लैट पार्ट प्लस फाई ऑफ कर्व पार्ट। मानते हो कि नहीं? फ्लैट पार्ट मतलब सर्कल की तरफ से, और कर्व पार्ट, यही तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। इसको हमें निकालना है। तो क्या हम ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई सॉलिड एंगल से? बताओ। अब शायद चमका तुम लोगों को। ये सॉलिड एंगल से निकाल सकते हैं। ये देखो, ये डिस्क है, अभी अभी किया है तुमने, ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया है। बुद्धि हरी हो रही लोगों की। यहां पे ऐसे करो। अब यहां पर ये देखो, तो ये डिस्क के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तुम लोगों को? यहां से डिस्क के लिए जो पास होगा फ्लक्स, वो किसी एक डिस्क के लिए निकाल दो और ट्वाइस कर दो और टोटल से माइनस कर दो। शायद समझ गए बच्चे। अब करो, ऐसे कर सकते हो कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? फाई थ्रू फ्लैट पार्ट 2 टाइम्स कर दें, या 2 फ्लैट पार्ट है ना, 2 टाइम्स कर दे रहा हूं। तो फाई ऑफ कर्व पार्ट क्या हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 टाइम्स फाई ऑफ फ्लैट पार्ट। और फ्लैट पार्ट निकालना बहुत आसान है बाई सॉलिड एंगल। व्हाट इज फाई ऑफ फ्लैट पार्ट? जल्दी बताओ। फाई ऑफ फ्लैट पार्ट क्या होगा? ये हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या लिखोगे इस ट्रायंगल से? इसका प्लानर एंगल ये बनेगा। देखो ये कितना दिया हुआ है तुम्हें? R, और ये कितना दिया हुआ है? L/2, और ये है अपना थीटा। तो व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा निकाल लोगे, ये हो जाएगा √R² प्लस L²/4। बोलो भाई, सभी को क्लियर है? तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या लिखोगे? L/2 √R² प्लस L²/4। बोलो। अब ये सब कैलकुलेशन तुम लोग को मेरे साथ करना चाहिए, तभी जाके आपको जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। ठीक है, मैं तो गलती करता हूं तो तुम लोग बता देते हो, मुझे तो ऑप्शन नहीं टिक करना है ना, लेकिन तुम गलती करोगे तो तुम्हारा नंबर जाएगा। तो टीचर के साथ यही थोड़ा बेनिफिट है।
तो इसको प्रैक्टिस करना है आपको साथ साथ में, जिससे मैं भी कुछ गलती करूं तो आप बताओ। फाई ऑफ फ्लैट पार्ट क्या हो जाएगा बताओ। यहां से करोगे तो ये 4 इधर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, 4r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये 4 एलसीएम लिया और 4 से 2 2 कैंसिल हुआ। शायद समझ गए सभी बच्चे। अब यहां पे इसको 2 टाइम्स करोगे तो ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी भी बहुत लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, क्यों भाई? 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल अपॉन अंडर रूट 4r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्यों आंसर अलग अलग दे रहे हो? तो यहां से फिर सॉल्व कर लो। तो क्या सॉल्व करोगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लोगे, तो यहां कॉमन लोगे तो यहां 1 आएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल होगा और यहां पे आएगा फिर प्लस, तो यहां पे केवल आ जाएगा एल अपॉन अंडर रूट 4r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आंसर गलत क्यों कर रहे हो बताओ? अब आंसर क्या, कौन सा मैच कर रहा है? बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट आएगा। समझ गए सभी बच्चे? तो आपने क्या सीखा, एक फॉर्मूले से देखिए चीजों को कितनी आसानी हो रही है। इतने टफ क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से करते जा रहे हो, है ना? तो यहां पे ये फ्लैट पार्ट कॉन्सेप्ट समझ गए होगे शायद, कि ये 2 डिस्क के वजह से हमने निकाल दिया और उसको टोटल से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो टोटल से माइनस कर दिया, हमें मिल गया। ठीक है, सॉलिड एंगल पे आपको 2 होमवर्क दूंगा, चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, उसको सोचिएगा जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ पे मैं कुछ आपको क्या कर रहा हूं, कुछ असाइनमेंट भेज रहा हूं। ठीक है, HW के तौर पे भेज रहा हूं, उसको जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, असाइनमेंट के तौर पे HW लिखा होगा जहां पे, उसको इसी गॉस लॉ से, इसी आज के कॉन्सेप्ट से ही, और गॉस लॉ के भी क्वेश्चन होंगे, उसको ट्राई मारिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। ठीक है, पढ़ो भाई तुम लोग। ठीक है, तुम लोग, कुछ बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ बच्चे काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग बहुत दूर हैं। जस्ट लाइक किसमें दूर हैं हम लोग, कैलकुलेशन पार्ट में। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट में हम लोग थोड़ा सा दूर हैं, क्योंकि बच्चे जो है एग्जैक्ट आंसर सब लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये तो प्रैक्टिस है, आप ट्राई जरूर करिए। हाँ, अगर कोई जो है ऐसा कुछ कर रहा है कि भाई आंख बंद करके जय माता दी कर रहा है, ABC, वो मत करिए। आप भले टाइम लीजिए, बट मेरे साथ सॉल्व करिए। हो सकता है आपको मैं ज्यादा समय नहीं दे पाता हूं, बट आप सॉल्व करते रहिए। आंसर बताने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, है ना? आंसर बताने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, लर्न करना आना चाहिए। क्योंकि एक बार आप लर्न कर लोगे तो उसके बाद एग्जाम में तो सही करोगे ना। यहां हमारे और आपके बीच क्या है, घर की बात है ये। तो आप यहां नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी नहीं कर रहे हो तो आगे करने के लिए ही तो यहां पे सीख रहे हो। क्लियर है? मैंने देखिए डिस्क का और स्फेरिकल कैप का सेम होगा, क्योंकि उसका जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो वही है, इसीलिए सेम होगा, मैंने बताया था आपको। चलिए मिलते हैं फिर कल। ओके।